सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, संविधान जागरूकता के जरिए समाज को जागृत करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। संविधान की जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में जो कुछ भी चल रहा है और जो चलना चाहिए वो संविधान से ही चल रहा है और चलना चाहिए। तो अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो संविधान क्या कहता है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक यह जांच नहीं पाएंगे कि जो चल रहा है वो गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। ऐसे ही क्या बेहतर होना चाहिए यह तभी जान पाएंगे जब हम संविधान को जानेंगे कि संविधान में क्या है। तो संविधान की जानकारी होना लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए जागरूक जनता ही उसकी प्रहरी है। संविधान पर मैंने किताब भी लिखी है, तो इस किताब के जरिए भी मैंने जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दिया है और संविधान के तमाम प्रमुख उपबंधों को मैं आप सबके बीच रखने के लिए कार्यरत हूँ। उसी क्रम में मुझे यहाँ वर्ल्ड ब्राह्मण महासभा की ओर से छत्तीसगढ़ रायपुर में आमंत्रित किया गया है। मैं आप सबका आभारी हूँ। आज शाम को 4:30 बजे एक कार्यक्रम है, उसमें मैं संविधान पर विशेष व्याख्यान देने वाला हूँ। देखिए, एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ आप सबके बीच रखना चाहूँगा कि लगभग जब से हम लोगों ने होश संभाला है, यानी जो लोग आज 50-55 साल के हैं, उन लोगों से लगाए उनसे छोटे जितने उम्र के हैं, सब लोग ये देख रहे हैं कि इस देश में जो राजनीति है वह केवल और केवल जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। या तो जातीय ध्रुवीकरण होता है या धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, और जातीय और ध्रुवीकरण करने के लिए तो पार्टियां और नेता करते हैं, लेकिन जनता एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगती है। जबकि किसी भी तरह का ध्रुवीकरण इस संविधान में प्रतिबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 14 में साफ साफ कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाएगा। अनुच्छेद 15 के खंड 1 खंड 2, अनुच्छेद 16 के खंड 1 खंड 2 और अनुच्छेद 29 के खंड 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के मध्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब भेदभाव नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जाएगा यह कहा गया है, तो फिर कैसे यह संभव हो गया कि भेदभाव आधारित कानून जगह जगह बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान में जातिगत भेदभाव की अगर मनाही थी तो ये जातिगत भेदभाव के कानून कैसे बन रहे हैं। जैसे सबसे प्रमुख कानून में से एक है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट 2015 और 16-18 3 बार बदला गया इधर, लेकिन यह बना था 1989 में। SC/ST एक्ट को वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पारित किया था, यह सोच करके कि SC/ST समुदाय के साथ जो भेदभाव होता है या जो उनके साथ उनके कमजोर स्थिति के नाते प्रताड़ना होती है उसको रोका जा सके। लेकिन उसमें ऐसे प्रावधान लिखे गए और बाद में 2015 में वर्तमान सरकार ने इसको इस तरह से बदल दिया है कि बदल देने के बाद इसका दुरुपयोग बहुत सरल हो गया और 2016 में SC/ST नियमावली में बदलाव करके इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है SC/ST एक्ट में वर्णित किसी भी अपराध की, तो शिकायतदाता को, सूचनादाता को न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। सूचना देने वाले को रुपया देने का प्रावधान एकमात्र इसी कानून में है और इस कानून का विस्तार इतना व्यापक कर दिया गया है कि बहुत बड़ा समाज इससे प्रताड़ित हो रहा है। जिस समाज के लाभ के लिए इस कानून को बनाया गया, उस समाज में अगर चंद लोग भी इसका दुरुपयोग कर दे रहे हैं, चंद लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते, तो उनके दुरुपयोग के कारण से समाज के बीच आपस में खाई पैदा हो रही है। जबकि संविधान का लक्ष्य क्या था? सब में समानता पैदा करना, सबकी गरिमा स्थापित करना, और ऐसे कानून बना करके पैसा का उसमें एक प्रलोभन का क्लॉज बना करके सरकारें क्या कर रही हैं? हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। ऐसे ही भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 334 लिखा हुआ है। अनुच्छेद 334 में साफ साफ लिखा हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा में जो SC और ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं वह महज 10 वर्षों के लिए रहेंगी। 10 वर्ष बाद वह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। क्यों 10 वर्ष ही रहेंगी? क्योंकि कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जात के आधार पर रोक देना लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय में पैदा हुआ है, अगर वह लोकतंत्र के लिए उचित कार्य कर रहा है, लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको चुनाव में आने से आप नहीं रोक सकते
वो चुनाव में आएगा, जनता को पसंद आएगा तो जनता वोट देगी, नहीं पसंद आएगा नहीं देगी। लेकिन आप कानून बनाकर चुनाव लड़ने से रोक देंगे, यह लोकतंत्र के खिलाफ है, यह जात के आधार पर प्रतिबंध है। तो संविधान निर्माताओं ने बड़े किंतु परंतु के बाद महज 25 जनवरी 1960 तक के लिए इस प्रावधान को बनाया था। अब इसको 7 बार बदला गया है, संविधान में 7 बार संशोधन किया गया और 7 बार संशोधन करके इसको 2030 तक बढ़ाया जा चुका है। कभी भी क्या किसी SC ST समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर इसको आगे बढ़ाने की मांग की? नहीं की। फिर ये संसद में बैठे लोग कैसे बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? और जो बढ़ाते हैं क्या वो इसको बढ़ाने को कभी चुनावी मुद्दा बनाते हैं? नहीं बनाते। फिर जब ये बढ़ा देते हैं तो क्या अखबारों में, टेलीविजन पर इस पर चर्चा होती है कि बढ़ रहा है? नहीं होती है। यानी एक तरह से जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति को ये चीज सूट करती है तो वो ऐसा कर रहे हैं और इससे लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। जो 131 सांसद SC ST समुदाय के जाते हैं वे दल प्रतिनिधि हैं, वे समाज के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। उनमें से ज्यादातर दल प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनको दल का प्रतिनिधि बनाए ये रखना आसान होता है। इसी नाते ये पार्टियां इस आरक्षण को आगे बढ़ाए जा रही हैं और ये आरक्षण नहीं है, ये प्रतिबंध है। जहां कहीं SC ST समुदाय के लिए सीट रिजर्व हो गई कि वही चुनाव लड़ेंगे, उस इलाके में अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के अंतर्गत हुआ है और वहां का मैं वोटर हूं। न तो मेरे बाबा वहां से चुनाव लड़ पाए, न मेरे पिताजी लड़ सकते हैं और न मैं लड़ सकता हूं। और कहने को हमारा देश आजाद है, लोकतंत्र आ गया। आजादी आते ही जातिगत प्रतिबंध लग गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी को प्रत्याशी बनने और मतदाता बनने पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यह खुल्लम खुल्ला अनुच्छेद 325 का उल्लंघन है। अब आप कहेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में PIL पड़े दशकों हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। तो हम कहते हैं कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया और हम सामान्य जनों के हिस्से प्रतिबंध आया। हम चुनाव ही नहीं लड़ सकते, ये कौन सा लोकतंत्र है? तो सबसे पहली जरूरत है कि हम सब इसको जानें। दूसरी जरूरत है कि इसके लिए दोषी कौन है उसको हम पहचानें। तीसरी जरूरत है कि कौन दोषी नहीं है उसको दोषी ना माने। हम लोग जो कि प्रतिबंधित समाज से आते हैं, जिन पर दूसरे समाज के आरक्षण के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे क्या करते हैं? कौन सी पार्टी और नेता यह सब कानून बना रहे हैं, उनका दोष निकालने की बजाय उस दूसरे समाज को दोषी मानने लगते हैं जिसके पक्ष में कानून बनता है। यह उसी तरह से होता है कि जैसे घर में कोई पिता जो न्याय नहीं कर पाता है, वो अपने एक बेटे को ज्यादा संपत्ति दे देता है, तो बाद में दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं, जबकि गलती तो उस पिता ने कर दी थी। तो हमको ये देखना है कि इस तरह के कानून कौन बनाया है, कौन बना रहा है। मैं इस पर क्रमवार दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले यह संशोधन वर्ष 1959 में, क्योंकि 60 में खत्म होना था, वर्ष 1959 में कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू सरकार ने किया, 10 वर्ष बढ़ाया। फिर दूसरा संशोधन वर्ष 1969 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने किया, 1970 तक के लिए बढ़ाया। फिर तीसरी बार 1980 में यह संशोधन कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने किया, इसको 1990 तक बढ़ाया। पहले 60 तक, 70 तक, 80 तक, फिर 90 तक। फिर इसके बाद जनता दल की BP सिंह सरकार आती है। यह सब कुछ हमने यहां लिख रखा है, यह सब यहां लिखा हुआ है। जनता दल की BP सिंह सरकार, जिसको भाजपा का समर्थन था, उसने भी वर्ष 1990 में बढ़ाया, उसको सन 2000 तक किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार थी और उसने फिर इसको संशोधन करके बढ़ाया। इनफैक्ट कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं चुनाव जीतकर, और सबसे पहला जो कार्य करते हैं वह संविधान में संशोधन करके जिस आरक्षण को, यानी जातिगत जिस प्रतिबंध को, चुनावी प्रतिबंध को वर्ष 1960 में समाप्त हो जाना था, जिसको बढ़ाकर 2000 तक किया जा चुका था, उसको वो बढ़ा करके 2010 तक करते हैं। यानी जो भी आया वो 131 सांसदों को अपने पाले में रखने के लिए, जो जनप्रतिनिधि के बजाय प्रायः दल प्रतिनिधि के रूप में काम करते देखे जाते हैं, यह कार्य करते रहे। आगे देखते हैं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह आते हैं कांग्रेस के, ये 2009 में बढ़ाते हैं और ये कर देते हैं 2020 तक। फिर इसके बाद वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की आती है, 2019 में ये फिर संशोधन करते हैं और ये 2030 तक बढ़ाकर कर देते हैं। 2019 में जब यह संशोधन हुआ तो यह संशोधन संविधान में जो किया गया है, यह उसी सत्र में किया गया था। यह संशोधन उसी सत्र में किया गया था जिस सत्र में धारा 370 हटाया गया था। अब आप सोचिए, जन जन जानता है कि 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को,
सब लोग टेलीविजन पर देख रहे थे। उसके चंद दिन बाद संविधान के अनुच्छेद 334 को 7वीं बार बदला गया। कहीं हमने टेलीविजन पर देखा? यहां मैं अधिवक्ता हूं और अधिवक्ता के साथ साथ मैं संविधान पर पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति हूं और इसके साथ साथ मैं न्यायाधीशों को पढ़ाता हूं, जज बनाता हूं। और उत्तराखंड सरकार ने मुझे कानून पर कई बार राजस्व विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, आईएएस और पीसीएस लेवल के, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। मतलब क्या है कि इस तरह के लोग भी इन बदलावों को कहीं देख पाए थे, कहीं सुन पाए थे? आप और हम यहां मंच पर बैठे और सामने बैठे सभी लोग समाज के सबसे अधिक प्रबुद्ध माने जाते हैं। क्या हम में से किसी को भी एक खबर मिल पाई है कि 7-7 बार भारत के संविधान के एक अनुच्छेद को बदला गया है? क्या जनता कहीं मांग करने गई है? तो हमारी यहां 2 आपत्तियां हैं। 2 विषयों पर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। एक तो यह कि यह आरक्षण जो आरक्षण नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव पर आधारित प्रतिबंध है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। अगर हमारा कोई SC ST भाई लोकप्रिय होगा, वो भी चुनाव जीतेगा। अगर धन के दम पर लोग चुनाव जीतते हैं तो आप उस धन के दम पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करिए। जो कोई अन्य बुराई है उसको रोकिए, अलग तरीके से रोकिए। लेकिन आप जन्म के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, यह संविधान के खिलाफ है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है, यह आजादी की लड़ाई के खिलाफ है और यह संविधानवाद के खिलाफ है। और ऐसा करने के लिए आप बार बार संविधान में संशोधन कर रहे हैं, तो यह गलत है। दूसरी बात कि इन्होंने SC ST एक्ट को अति विस्तृत कर दिया है और अति विस्तृत करने के साथ साथ इसमें धन देने की व्यवस्था कर दी है कि शिकायतकर्ता जैसे कोई शिकायत करेगा, जैसे ही शिकायत करेगा, चाहे शिकायत सच्ची हो या झूठी, वर्ष 2016 में जो नियमावली में बदलाव किया है यह सरकार ने, उसके अनुसार शिकायत करते ही शिकायत करने वाले को जिस मामले में जितना भी मुआवजा मिलना होगा अधिकतम, जो 1 लाख से लगाए 8 लाख तक है, उसका 1/4 तत्काल मिल जाएगा। तो छोटे से छोटे मामले के भी अगर शिकायत होती है तो सूचनादाता को 25,000 रुपए और बड़े से बड़े मामले में अगर शिकायत होती है तो 2 लाख रुपए तत्काल मिलेगा। कहां से मिलेगा? थाने पर FIR हो गई तो उसको पैसा पाने का हक हो जाएगा। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि अगर पुलिस ने चालान लगा दिया, चार्जशीट, तो जितना कुल रकम मिलनी है उसका आधा फिर मिल जाएगा, यानी 3/4 तो थाने से मिल जाएगा। तो जिसमें 1 लाख मिलनी है 25,000 यानी 1/4 सूचना पर मिली, 50,000 चालान दाखिल होते मिल जाएगी। जिसमें 2 लाख मिला है उसमें 4 लाख मिलेगा, क्योंकि 8 लाख जिसमें मिलना है उसमें 2 लाख मिला, तो 6 लाख रुपया थाने से मिलेगा। इसका दुष्प्रभाव बता रहे हैं। अभी एक खबर आई है कि एक व्यक्ति अपने पिता पर गोली चलवाया, SC कम्युनिटी का, अपने पिता पर इसलिए गोली चलवाया, पिता को पता नहीं था, कि ताकि 2 लाख रुपए सूचना देने पर मिल जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर का, मर्डर नहीं, उसका इरादा मर्डर नहीं था, अटेम्प्ट टू मर्डर का था। अटेम्प्ट टू मर्डर पर भी 8 लाख ही मिलेगा। तो अटेम्प्ट टू मर्डर उसने इसलिए करवाया ताकि 2 लाख तुरंत मिल जाएगा और चालान फाइल हो जाएगा तो 4 लाख और 6 लाख रुपए उसका मिलना तय था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पिता झुक गए या कुछ हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर भी अब तो हत्या का केस बन गया, तभी पैसे मिलेंगे। बाद में जांच हुई है तो जिस व्यक्ति को उसने फंसा दिया था वो एकदम बेगुनाह थे, क्षत्रिय समाज के व्यक्ति थे, वो एकदम बेगुनाह थे। और जांच के बाद 3 वर्ष बाद जाके पता चला कि यह तो पैसा वसूली के लिए ऐसा काम कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे हमारे SC ST समुदाय के चंद लोग ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बदनाम पूरी कम्युनिटी हो जाती है। इसके अलावा इस कानून का दुरुपयोग तमाम गैर SC ST समुदाय के लोग भी करते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए, और वो किसी SC ST समुदाय के कमजोर व्यक्ति का एक हथियार के तौर पर उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि ये कानून इस तरह का बना हुआ है और क्योंकि एकमात्र कानून है जिसमें सूचनादाता को पैसा देने की व्यवस्था है, सूचनादाता को भी किन अपराधों में पैसा देने की व्यवस्था है। अगर ऐसे अपराध हो जैसे उसको चोट लग गई, कहीं घायल हो गया, घर जल गया, तब तो कुछ समझ में आ रहा है। सूचना देने की व्यवस्था इस पर है कि इन्होंने हम जिसको महापुरुष मानते हैं उसको अपमानित किया। भाई आप जिसको महापुरुष मानते हैं उसको किसी ने अपमानित किया तो इसमें आपको पैसा क्यों मिलना चाहिए? उसको जेल हो जाए ठीक है, लेकिन पैसा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन इसमें भी पैसा मिलने की व्यवस्था है, यानी जो व्यक्तिगत अपराध होंगे उसमें भी पैसा मिलेगा, जो कॉमन अपराध होंगे उसमें भी पैसा मिलेगा। और आप लोग गूगल पर जाइए SC ST रूल्स 2016, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 2016 को पढ़िए, जो संशोधित करके 2016 में बनाई गई है। आप देखिए उसमें सभी अपराधों के लिए शिकायतकर्ता को धन देने की व्यवस्था कर दी गई है और इसके चलते बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। अभी रायगढ़ मध्य प्रदेश का एक न्यूज आया हुआ है जिसमें कई करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर लेने की बात की गई है, सूचना है अखबार में। तो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारा कहना यह है कि हम सामान्य जनचेतना मंच के माध्यम से यह सबको अवगत करा रहे हैं कि इस तरह के जो जातिगत भेदभाव वाले कानून समाज में बना करके पेश किए जा रहे हैं उससे हमारी
बीच जो है जो प्यार मोहब्बत जो जरूरी है देश की एकता के लिए वो छीन हो रही है। संविधान की जो प्रस्तावना में जो संविधान में मूल लक्ष्य लिखा गया है कि मानव की गरिमा और देश की एकता अखंडता बढ़ानी है, वह एकता अखंडता कमजोर हो रही है। इससे नेताओं को ध्रुवीकरण का तो फायदा मिल रहा है लेकिन देश कमजोर पड़ रहा है। तो इसीलिए हम आप सबसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप संविधान को समझिए, कानून को समझिए और इसके जरिए जानिए कि बिना ही मांग किए सरकारें क्यों इस तरह के भेदभाव के कानून बना रही हैं, और ऐसे अगर कानून बना रही हैं तो इसको छुपाती क्यों है। जी, संविधान की सबसे खूबसूरती यही है कि ये लचीला है, इसको बदला जा सकता है। तो जो आप बोल रहे हैं उसको संशोधन किया जा रहा है तो वो तो सुविधा को संविधान देता ही है। तो उसको और दूसरा कि जितनी भी चीज़ें परिवर्तन होती है, हाउस चलता है और हाउस की चीज़ें लाइव होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपा कर की जा रही है, जी, ये डंडे की चोट पर की जा रही है और इसकी सुविधा संविधान देता है। जी, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये दल प्रतिनिधि, ये मिसगाइडिंग वर्ड है जी। वो जनप्रतिनिधि ही है। नहीं, वो दल प्रतिनिधि हैं। मैं इसको बता रहा हूं कैसे दल प्रतिनिधि हैं। दल प्रतिनिधि इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई दल घोषणा पत्र जारी जो किया है उसको अमल में न लाए, बदल दे, और हम उसके विधायक हैं, हम अड़ जाएं कि नहीं ये जो आप संसद में प्रस्ताव लाए हैं ये आपके चुनावी घोषणा के खिलाफ है और हम आपके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, हम उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो भी व्हिप जारी कर देंगे और हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो टिकट पर उनके कौन सा प्रतिनिधि आएगा वही तय करेंगे कि उनके चुनाव चिन्ह से कौन आएगा। और वो घोषणा पत्र को के खिलाफ भी अगर कानून बनाने लगेंगे तो भी अगर उनका विधायक जो उसी घोषणा पत्र पर जनता में विश्वास लेकर जीता है वो जाकर कहे कि भाई हमारी जनता ने तो इस घोषणा पत्र पर हमारे को जितवाया है, तो वो कहेंगे कि दल बदल के कानून में व्हिप जारी हम कर देंगे, तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें हम बर्खास्त कर देंगे, यहाँ पावर है। तो जहाँ तक आपने संविधान संशोधन करने की गुंजाइश की बात की, एक बात आप बताइए, हमारे घर में माचिस है, हमारे घर में चूल्हा है, लेकिन हम चूल्हे में माचिस जलाएंगे कि पर्दे में माचिस जलाएंगे कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे। तो संविधान कभी ये अगर कह देगा कि कोई संशोधन नहीं कर सकते तब तो फिर कोई बदलाव आवश्यक भी नहीं हो पाएगा। तो आपके हाथ में अगर चूल्हा है, आपके हाथ में कच्चा दूध है, तो कच्चे दूध को कितने देर तक गर्म करेंगे, इतनी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। या तो उस तरह से हो जाएगा कि एक माँ ने कहा अपने बेटे से कि भाई बेटा ये कच्चा दूध है, तुम चूल्हे पर इसको चढ़ा दो, चूल्हा जला दो। अब वो दूध गर्म हो गया, माँ कहीं बाहर चली गई, दूसरा बेटा आया, वो बेटा कह रहा बंद कर दो, कह रहा नहीं, माँ कह कर गई है। वो जान रहा था कि दूध जल रहा है लेकिन वो माँ के आदेश का बहाना बना रहा था। तो एक संविधान निर्माण की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले क्या ये नहीं जानते हैं कि जो ये कह रहे हैं कर रहे हैं वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है देश में जो कि संविधान में दी गई शक्तियों के आड़ में है, लेकिन वह गलत है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र का प्रहरी नेता नहीं होता है, लोकतंत्र की प्रहरी जनता होती है और जनता संविधान को नहीं जान रही है। इसी नाते मैं इस दायित्व को निभा रहा हूं कि आप सबको यह जानकारी दे सकूं। आप खुद भी पढ़िए, जागरूक होइए। जी।